सेवा करबन सरवन कुमार बबुआ तब होबा माई बाबू से उधार बबुआ। मेरे पिताजी बड़े अच्छे पहलवान थे। जिस आश्रम में अभी आप बैठे हैं, ये आश्रम को बनाने के लिए हमारे पिताजी ने बहुत बड़ा संघर्ष किया है। अपनी जीवनी हम लोग राम जी भैया बहुत गरीबी हालत में हम लोगों ने बिताया है। देवी थी वो मेरी माता जी। गांव से आप लोगों का संबंध किस रूप में बना रहा है? पैदा होने के 15 साल बाद में पहली बार गाँव गया। हीरालाल जी ने आपको आशीर्वाद दिया था कि ये लड़का गायक बनेगा, तो क्या करना? बिरहा का एक स्रोत बहुत बड़ा था यहाँ। तो कैसे आपने फिर अपनी पार्टी वार्टी बनाई और कहाँ पहली बार गए? ट्रक के ढाला के पीछे बैठ करके मैं जोर जोर से चिल्ला के गाता था। अपने से पहले के जो गायक आप उनमें से किन लोगों से आपने क्या क्या सीखा? मुझे बड़ा अच्छा लगता था आवाज में हीरा चचा की आवाज। यहाँ रमन में कौन कौन और गायक हैं जो हो सकते? बिरहा किसी जमाने में कलकत्ते में एक धूमधाम से चलने वाली विधा थी। सन 1950 के बाद चटकलों में काम करने वाले तमाम सारे लोग बिरहा गाते भी थे और बिरहा का आयोजन भी करते थे। और उस समय जो महान गायक थे बनारस और उत्तर प्रदेश के, वे सारे के सारे लोग कलकत्ता जाते थे। कलकत्ता एक तरह से उनकी ऐसी कर्मभूमि बन गई जहां से बिरहा का व्याकरण उन्होंने पूरे देश में जमाया। बाद में धीरे धीरे कलकत्ता की औद्योगिक स्थिति कमजोर बनती गई और लोग जो पूर्वांचल के कलकत्ता गए थे उन्होंने पश्चिम दिशा में जाना शुरू किया। और यह समय 1960-70 के बीच का है, जब एक संस्कृति के रूप में महानगरी नाम की एक ट्रेन जो बनारस से चलती थी और दादर तक आती थी। आज भी महानगरी चलती है, उसका नंबर बदल गया है, लेकिन महानगरी अपने समय की ट्रेन है, एक संस्कृति है। जैसे जैसे ही बंबई का नाम हम लेते हैं वैसे ही महानगरी ट्रेन की बात याद आती है। और जैसे ही महानगरी का बिंब हमारे सामने उभरता है, बंबई किसी न किसी रूप में हमारी नजरों के सामने आने लगता है। बंबई बाद में एक तरह से बिरहा की राजधानी बन गया। बंबई का कामगार स्टेडियम एक ऐसा स्थान है जहां के इतिहास को अगर कायदे से खंगाला जाए और उसको संयोजित किया जाए तो एक महाकाव्य, एक महा उपन्यास बन जाएगा, क्योंकि वहां मुकाबलों की अंतहीन कड़ियां थीं। और पूर्वांचल के बिरहा गायकी का कोई ऐसा सितारा नहीं था जो बंबई ना आया हो। कितने लोग आते थे, महीनों यहाँ रहते थे, रोज गाते थे और यहाँ से पैसा कमाकर भेजते थे। और उनकी पक्की बखरियां उसी समय की बनी हुई हैं, चाहे हीरालाल जी हों, चाहे हैदर अली हों, चाहे बुल्लू हों, चाहे रामदेव जी हों, चाहे बिरजू खलीफा रहे हों या बाद के तमाम सारे कलाकार। यहाँ तक कि बंबई में भोजपुरी सिनेमा जब बनना शुरू हुआ तो भोजपुरी सिनेमा में भी बिरहा की धमक आई। और 80 के दशक में बनी सोनवा के पिंजरा में रामदेव और बुल्लू ने पहली बार भोजपुरी बिरहा की वानगी पेश की, जो गाने के रूप में थी। चंद्रिका कवि के लिखे हुए गाने मेरे भैया वतन के सिपाही हम किसानी करावल चाहिला, ये रामदेव ने गाया, बहुत प्रसिद्ध हुआ। बुल्लू जी ने जो गाना गाया वो मेरी स्मृति में फिलहाल नहीं है, लेकिन वह गाना भी बहुत मशहूर हुआ। बढ़िया गाना। और इसके बाद भोजपुरी सिनेमा ने काफी हद तक बिरहा की लय को पकड़ने की कोशिश की और कई भोजपुरी गायक वो फिल्मों में आए, जिनमें सबसे उल्लेखनीय नाम दिनेश लाल यादव निरहुआ का है, जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा में एक बड़ा नाम कमाया। वे बिरहा से चले थे और यहाँ तक आए, उन्होंने एक लंबी यात्रा की और उन्होंने भोजपुरी का जो नायक है उसको बरगलाने का काम जैसे किसी जमाने में अमिताभ बच्चन के चरित्र ने किया, वैसे ही निरहुआ के चरित्र ने किया। ये दीगर बातें हैं, लेकिन
आज हम जिस कलाकार के साथ हैं वे भी बिरहा में शुरू हुए और उनके जीवन की जो कहानी है वो इस रूप में अद्भुत है कि बिरहा के महान गायक हीरालाल जी ने उनके बचपन में उनकी किसी शारीरिक दिक्कत को ठीक करने के लिए जिस तरीके से आशीर्वाद दिया था और बाद में इंद्रजीत जी ने बिरहा को जिस तरीके से अपनाया और उसी लय पर चले, उन्होंने अपनी एक जगह बनाई, वो एक अद्भुत बात है। और उसके साथ साथ ये एक अभिनेता भी है। एक दिन अचानक मैं कुछ ऐसे ही भोजपुरी का कोई देख रहा था, रील दिखाई पड़ी जिसमें मेरे मित्र तेज बहादुर यादव मंगरू भैया थे और देखा मैंने इंद्रजीत भाई भी वहाँ एक रोल कर रहे हैं, वो रोल है स्थानीय पंच का। तो मैंने कहा कि लगता है कि ये अभी सिनेमा में काम करते हैं। उसके बाद कुछ और जगहों पर मैंने देखा कि इंद्रजीत भाई ने कई फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। इंद्रजीत भाई जन्म से ही बम्बई वासी हैं और एक तरह से कहा जाए कि उत्तर प्रदेश से उनका पूर्वजीय नाता है, लेकिन बम्बई से उनका एक ऐसा जुड़ाव है जो कभी कम नहीं होता। बेशक वे भोजपुरी बहुत नफीस बोलते हैं और गाते हैं, भोजपुरी की लय उनके पास है और तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि उनको विरासत में मिली और उसको उन्होंने संभाला। तो आज वे हमारे साथ हैं। हम उनसे कांदीवली के आश्रम में बात कर रहे हैं। गढ़वा घाट आश्रम की एक बड़ी शाखा बम्बई में यह है और मजे की बात यह है कि बिरहा और उत्तर प्रदेश की लोक कलाओं के विस्तार का जो और उन्नयन का जो काम हो सकता है, बिरहियों को संगठित करके उनकी कला को आगे बढ़ाने का जो काम हो सकता है, यह आश्रम लगातार करता रहा है। इस रूप में अगर कहा जाए तो यह बिरहा पीठ भी है। तो हम इंद्रजीत भाई से बातचीत कर रहे हैं। नमस्कार इंद्रजीत भाई, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप मुझे यह बताइए कि आप इस आश्रम में लगातार आते हैं जी, कैसे जुड़ाव आपका इस आश्रम में हुआ? मेरे पिताजी शुरू से ही गांव से जब चले तो मुंबई में आ गए और मेरे पिताजी बड़े अच्छे पहलवान थे और महाराष्ट्र में उन्होंने यहाँ आने के बाद कोल्हापुर में साहूपुरा तालीम में जाके वहाँ उनके उस्ताद थे, बताते थे पिताजी भीवा उस्ताद, और तमाम पहलवानों के साथ वहाँ लड़ते लड़ते उन्होंने मल्ल युद्ध मिट्टी के अखाड़े में उन्हें अपना जीवन कुश्ती के अखाड़े में चालू किया और कुश्ती लड़ते लड़ते यहाँ बड़ी बड़ी मिलें थी, फैक्ट्री थी। तो हमारे पिताजी बॉयलर ऑपरेटर थे तो वो बॉयलर ऑपरेटर थे तो बॉयलर मशीन चलाते थे और अच्छा खासा पिताजी का नाम था। उसके बाद पिताजी कुश्ती लड़ने के बाद बड़े बड़े पहलवानों का जब दंगल होता था तो हमारे पिताजी उस दंगल में जाकर के रेफरी का काम किया करते थे और मौका मिला तो उसमें कमेंट्री भी करते थे, पहलवानों को लड़ाने का भी काम करते थे। और गढ़वा घाट का जो ये आश्रम है, यहाँ के हमारे स्वामी जी महाराज से जो प्रथम बादशाही सरकार थे, उनके सानिध्य में पिताजी अपने कुछ लोगों के साथ शरणागत हुए, मालिक के चरण शरण में उनकी सेवा करने लगे। नौकरी धंधा भी करते थे और मालिक की सेवा भी करते थे। जिस आश्रम में अभी आप बैठे हैं, ये आश्रम को बनाने के लिए हमारे पिताजी ने बहुत बड़ा संघर्ष किया है और तमाम भक्तों को जोड़ने के लिए मैं एक दिन ऐसे ही अचानक देख रहा था तो पिताजी की हैंड राइटिंग, उनकी हाथों द्वारा लिखी हुई बुक मुझे मिली। उसमें जैसे किसी से कुछ योगदान लिया जाए तो उस समय वो योगदान में कोई 5 रुपया, फला नाम 5 रुपया, आश्रम की सेवा के लिए ये योगदान,
2 रुपया 1 रुपये का उस समय जमाना था जी जी राम जी भैया। जी। तो वो मैं सोचने लगा ये 2 रुपया, 2 पैसा, 1 रुपया, 5 रुपया पिताजी जमा करते थे आश्रम के लिए। मतलब मेरे पिताजी ने कितना बड़ा त्याग किया है। और ये मुंबई जैसी महानगरी में महानगरी में तो बड़ा अच्छा लगा। और हम लोग तो छोटे छोटे थे, मुझे इतना याद भी नहीं है। मुझे पिताजी बताते थे कि जब दूसरी बादशाही सरकार जी जब थे यहाँ पर, तो उनके भंडारा उनका गुरु पूर्णिमा का दिन था। तो बता रहे थे उस समय तुम 3 साढ़े 3 साल के रहे होगे, मैं तुमको कंधे पे अपने कान पर बैठा करके और मैं गढ़वा घाट गया था, वहां से मैं आपको उपदेश दिलवाया हूँ। अच्छा। तो मैं बड़े सरकार जी के से उपदेश मुझे दिलवाए। फिर दयालु सरकार थे, उससे मेरा छोटा भाई जो इस समय सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में है, वो इस समय इंस्पेक्टर है वो जी। तो अच्छा खासा पारिवारिक जीवन हम लोगों का चलते रहा। बचपन, एक तरह से बचपन से ही आपका जुड़ाव यहाँ हो गया। बचपन से ही मुंबई थोड़ा में। सा आगे चलते हैं। आपके पिताजी के बारे में आपने बताया जी। क्या नाम था उनका? मेरे पिताजी का नाम यहाँ मुंबई में भोला पहलवान के नाम से उनको लोग जानते थे। अच्छा। भोलानाथ यादव पहलवान, भोला पहलवान लोग वो किस गांव से आए थे उत्तर प्रदेश के? जिला गाजीपुर और तहसील हमारी सैदपुर और गांव का नाम है पाखीपुर। अच्छा। मझौली कहा जाता है, छोटा मौजा है मझौली। मुझे पाखीपुर हमारा मौजा है बहुत बड़ा। अच्छा। तो पाखीपुर से मेरे पिताजी मुंबई में आए थे। अच्छा। तो यहाँ उन्होंने बॉयलर चलाने का काम शुरू किया और यहीं फिर वो स्थायी रूप से रह गए। हाँ जी जी जी। आपका जन्म कब हुआ? मेरे पास हॉस्पिटल सर्टिफिकेट के हिसाब से मेरा 23 नवंबर 1966। अच्छा जी। मैं लगभग आप 60 साल के हो गए। हाँ 60 साल का हो गया। क्या बात जी। साठा पर पाठा। सब मालिक की कृपा है, चला रहे हैं अभी तो जो घर परिवार है यहाँ, जो परिवार में आपकी माताजी और आपके छोटे भाई बहन और आपके पिताजी जी, उस परिवार के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। हमारी माताजी, मेरे बड़े भाई साहब से 17 साल के बाद मैं पैदा हुआ। अच्छा। और मेरे 3 साल के बाद मेरा छोटा भाई पैदा हुआ। और हम लोग 3 ही भाई थे, बहन नहीं थी हमारी। अच्छा जी। और पिताजी यही सर्विस करते थे, इसी में हम लोगों का जीविका पालन का भी काम उन्होंने सर्विस करते हुए हम लोग को पढ़ाना लिखाना। और पिताजी का यही सिद्धांत था, यही करते थे। और हमारी कुछ गायें थी, 3-4 गायें थी हमारे यहाँ, एक तबेला टाइप का। तभी थोड़ी सी जगह कवर करके रखे थे मुंबई में, तो यही कांदिवली में। तो गायें थी, तो हम लोग स्कूल से आते थे या मार्केट में चले जाते थे, सब्जी मार्केट में, तो वहां से गोभी का छिलका पत्ता या जैसे ऊख पेरी जाती तो उसका जो खोइया होता है वो खोइया वैया लेकर के आते थे। और जैसे हिरमाना का सीजन आ गया तो हिरमाना हमने बड़ी अपनी जीवनी हम लोग राम जी भैया बहुत गरीबी हालत में हम लोगों ने बिताया है मुंबई में रह के। तो हिरमाना का छिलका मैं ठेला गाड़ी के ऊपर जाके मैं हिरमाना को ऐसा काट के उसको टुकड़े टुकड़े प्लेट में करके नमक छिड़क करके मैं देता था। और वही छिलका उठा करके गोनी में भर के और साइकिल के बीच में लाद के लेके आता था और गायों को खिलाता था मैं। तो गायों को खिलाया करता था। और मेरी आदत थी, मैं जब भी स्कूल जाता था, हमारी माँ जो है, अभी तो जमाना सब बदल गया, नहीं तो मेरी माताजी जो इतनी देवी थी वो मेरी माताजी कि अभी वो हम लोगों की सेवा मुझे जब तक होश आने तक खूब होश में आया तब तक मेरी माँ अपटन, अब तो अपटन मिलता ही नहीं, उपटन बनाता नहीं, बुकवा वो बुकवा और राई का तेल, शुद्ध राई के तेल से हमारे पूरे शरीर को घसती थी वो सब कुछ। जौ हल्दी और राई ये तीनों को भिंगाकर मिक्स करके जो है पीस दिया जाता था। जी ये तो मुझे नहीं है, लेकिन मैं वो बुकवा जो है वो राई का वो हिसाब से मुझे इतना पता है। और पिताजी का सिद्धांत था कि अब मैं किसी एक बेटे को पहलवान बनाऊंगा
लेकिन कोई उस लायक हुआ नहीं। अच्छा, तीनों भाइयों में पहलवानी किसी ने नहीं किसी ने नहीं किया। मैं कुछ दिन पहलवानी का चक्कर चला, मैं अखाड़े में जाता था, खूब अच्छा। बढ़िया लड़ता था, कुश्ती भी लड़ता था, सारा चीज। और सब करते करते बाद में मुझे गांव लेके गए, बड़ी ठंडी थी। मैं बोला ये पहलवानी सलवानी हम नहीं करब, अब मैं छोड़ दूंगा, अब मेरे को कुछ नहीं, तो मैं बम्बई जा रहा हूँ अभी। तो फिर मैं वापस मुंबई तो में आ गया। गांव से आप लोगों का संबंध किस रूप में बना रहा है? मतलब बचपन से हम लोग यहीं रह ही गए। तब से जब मैं 10वीं की परीक्षा दिया, 10वीं के बाद मतलब पैदा होने के 15 साल बाद मैं पहली बार गांव गया। अच्छा, जी। तो गांव कैसा लगा आपको उस समय? गांव तो उस समय ठंडी का माहौल था, बहुत तगड़ा, लेकिन खूब ठंडी लग रही थी। लेकिन वहाँ नदी वदी थी बकायदे, और हम लोगों का बचपना था वो नदी में जाना, नहाना। और गांव का जो बाग बगीचा है हमारे, काफी आम के बगीचे हैं हमारे, नदी उस पार भी है खेती हमारी, और इस कौन पार सी भी। नदी है आपके यहाँ गांव में? हमारे यहाँ छोटी एक नदी, गांगी नदी बोलते हैं। गांगी, हाँ। जी हाँ, गांगी नदी बोलते हैं। तो यहाँ पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ शुरू हुई और कितनी चली? यहाँ शुरू से ही मैं जब पैदा होने के बाद, जब पहली कक्षा से मैं चालू किया, और मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ। जी। 10वीं तक पढ़ ली। 10वीं के बाद क्या शुरू किया आपने? 10वीं के बाद फिर वही 1 साल के लिए गांव गया, गांव में रहा। तो वही बताया ना, पिताजी को एक जुनून था कि पहलवान बनाएंगे। और आपका मन रुचा नहीं? मेरा मन जो था, मैं थोड़ा थोड़ा स्कूली जीवन में भी मैं गुनगुनाता था, गाता बजाता था। लेकिन यहाँ के स्कूल में लोग भोजपुरी समझ नहीं पाते थे, और हम भोजपुरी गाते थे। लेकिन हमारे टीचर उचर और जो पीटी के टीचर थे हमारे, वो उन लोगों को अच्छा लगता था, बोलते नहीं तू भोजपुरी में ही गा। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि एक घटना का जिसका उल्लेख मैंने अपनी भूमिका में भी की, हीरालाल जी ने आपको आशीर्वाद दिया था कि ये लड़का गायक बनेगा, वो क्या घटना थी? जी, मैं पिताजी बताते थे, मैं छोटा था तो मुझे हल्फा आती थी, मतलब दमा जैसे सांस फूलने का। और बचपन से ही मुझे, तो पिताजी को लोगों ने बताया कि हीरालाल जी बहुत बढ़िया हल्फा झाड़ेलन। अच्छा। तो पिताजी मुझे कहे कि पिताजी ने उनसे कहा कि हीरा भैया, लड़का हमारा बड़ा परेशान रहा। और पिताजी मुझे बताते थे कि हमने ऐसा ऐसा कहा उनसे। और मेरे होश तक जब ये आश्रम बना, तब हीरा चचा आते थे, तब तक मेरे पिताजी थे। मेरे पिताजी 1998 में शरीर छोड़े, और आश्रम पे ही महात्मा हो गए थे, आश्रम पे ही शरीर छोड़े। तो वही बताते थे हम लोग के बारे में। तो वही बताया कि तुम छोटे थे तो हल्फा चलता था, हीरा चचा तुमको आते थे करताल लेकर के, पूरा शरीर में आपको पूरा झाड़ते थे, वो हल्फा झाड़ता ना। और तो एक दिन मैं ऐसे ही मजाक में कह दिया कि बाबू हल्फा झाड़े बदे करताल से हमके हल्फा झाड़त रहन का, वो हमरे हाथे में करताल धरा देना ना, हम तो बिरैया हो गई। अच्छा। बोले तो अच्छी है, मालिक का आशीर्वाद मिला, अभी जब तुम कुछ कर ही नहीं रहो नहीं तो यही गाओ बजाओ और क्या। तब वही मेरा मन थोड़ा गाने बजाने में, पहले से भी मैं थोड़ा गुनगुनाता था, गाता बजाता था। और ये मुंबई महानगरी है, जब खूब गाने बजाने लगा, और काफी बिरहा का एक स्रोत बहुत बड़ा था यहाँ जी उस जमाने में। तो हम लोगों को भी अच्छा लगता था कि यार 10 आदमी में हम लोगों को लोग वाह वाह तो कर रहे हैं, कम से कम अपने को मान सम्मान मिल रहा है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। कैसे आपने फिर अपनी पार्टी वार्टी बनाई और कहाँ पहली बार आप गए? यही मुंबई में ही मैंने एक ठाकुर थे, वो जो है कि यहाँ के थे आपके जंघई के। अच्छा। और वो भी मुंबई में ही रहते थे, और एक राशन की दुकान, किराने की जो दुकान थी, उसी दुकान पे वो काम करते थे। और थोड़ा थोड़ा हारमोनियम बजाता था, और इतना बढ़िया हारमोनियम वो आदमी बजाता था। उसने मुझे ये बिरहा लाइन में उसने थोड़ा थोड़ा मुझे हारमोनियम भी बजाने लगा। तो मैं बोला बाबू साहब तो एक काम कराया, ठाकुर तू हमारा हारमोनिया बजावा और ढोलकिया देखा थी तक क्योंकि पकड़ लेती। तो उस समय एक तिलकधारी करके था, तिलक करके, वो ढोलक बजाता था। फिर वो जब ढोलक से चले गया
तो एक रणजीत रणजीत करके उसने बिरहा में रणजीत और एक सुरेंद्र यादव नारी पंदेवरा के हैं। वो सुरेंद्र हारमोनिया बजाते थे और रणजीत, मतलब सब नए नए लोग थे हम लोग। और बड़े अच्छे से, मतलब इतना उन लोगों को ये भाव था कि यार कहीं भी कुछ भी क्यों बोल दे कि चला यार गावे के बाद, तो बस हम लोग चल देते थे गाने बजाने के लिए। और ऐसा मन लगने लगा, उसी में गाते बजाने लगे। फिर धीरे धीरे अच्छी अच्छी पार्टी मिल गई और अच्छा प्रतिसाद मिलने लगा, लोगों में मान सम्मान मिलने लगा, तो मन और बढ़ोतरी पे हो गया, तो मन और बढ़ने लगा। तो कि नहीं यार अब हम गई बे करब। तो मैं ट्रांसपोर्ट लाइन में भी नौकरी किया। नौकरी करते करते मैं ट्रक के ढाला के पीछे बैठ करके मैं जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के गाता था। और उसके बाद मन में था कि नहीं गाएंगे। जब हमारी गाड़ी का माल वाल खाली हो जाता था तो हम मेहतागिरी करते थे, डिलीवरी करवाते थे माल का। अच्छा, मेहतागिरी इसका नाम था? हाँ, मेहतागिरी। मेहतागिरी अच्छा। मतलब मेहतागिरी बोलते हैं, डिलीवरी करवाने वाला और माल उतारने वाला वो क्लीनर, वो अलग होता है। उसी में थे हम, काम कर रहे थे। तो बाद में फिर दहीसर चेकनाके पे मेरी ड्यूटी लग गई अपने ट्रांसपोर्ट लाइन से ही। तो उसमें आप जो है कि संभालिए वहाँ। तो मैं लगातार समझिए कि मैं 1990 से मैं दहीसर चेकनाके पे ही ड्यूटी चालू कर दिया। कब तक किए ये जब तक जीएसटी नहीं लगी 2016। अच्छा, तब तक करते रहे। हाँ, मैं लगभग 26 साल। हाँ है? उसी से आपने अपनी आजीविका चलाई। जी जी। तो बिरहा वो भी हाँ चलता था, उसी में बिरहा का कार्यक्रम मिला तो बहुत मजे में मैं बिरहा भी गाता तो था। बिरहा कहाँ कहाँ गाए आप? किसके किसके साथ गाए? बिरहा में मैं जितने लोगों के साथ गया सब लोगों ने मुझे बहुत सम्मान और बहुत इज्जत रामजी बिहार के आशीर्वाद से दिए लोग। मैंने बेचन भैया भी इस समय नहीं है, मैंने बेचन राजभर जी के साथ गाया। मैंने रामदेव चचा के साथ गाया। मैंने बुल्लू चचा के साथ मैंने बिरहा गाया। उस समय बुल्लू चचा के हारमोनियम बजाते थे बाबूराम मास्टर, वो हमारे गांव के थे। अच्छा। हाँ, वो चौरी के ही थे हमारे गांव के। तो वो हारमोनियम बजाते थे। और फिर उसके बाद मैंने राम कैलाश चचा के साथ गाया। मुझे बिरहा में सबसे अच्छा मान सम्मान दिए तो हैदर अली साहब। अच्छा। वो जब मैं पहली बार उनके साथ में आपके बाबतपुर एयरपोर्ट के बगल में परसरा एक गांव है, परसरा, मैं वहाँ परसरा में हैदर अली जी के साथ, चाचा के साथ में गाया। तो बोले इंद्रजीत बाबू तू एक बार आवा हमहन की यहाँ। तो उन्होंने एक प्रोग्राम मुझे फूलपुर दिया था और बोले कि जब वहाँ का मंच दिखाई, आपके हारन मंच वो सब, तो वास्तव में जैसा कहे थे वैसा मुझे मंच दिए। और एक ही बार वही मैं उनके साथ गाया था। और वास्तव में वो कहते थे कि इंद्रजीत बाबू हैदर अली का गाना प्रधानमंत्री का आना बहुत भीड़ होती थी, एक बराबर होता है, बाबू देख लो। हम कही चचा इसे 2-4-10 प्रोग्राम गवा देता हमके तो फिर बड़ी अच्छी बात रहा। अच्छा, बिरहा मैंने सबसे बिरहा गाया, मैं परशुराम जी से जैसे गाया। जैसे हर पीढ़ी का कलाकार अपने से पहली पीढ़ी की खूबियों को देखता है और उन खूबियों से बहुत कुछ सीखता भी है। उन्हीं से भिड़ते, उन्हीं को जानते समझते, उनसे बेहतर करते हुए वो अपनी राह बनाता है। तो अपने से पहले के जो गायक आपके रहे हैं उनमें से किन लोगों से आपने क्या क्या सीखा? पहले के गायक में तो अभी जब से मैं बिरहा के अंदर कदम रखा तब मुझे, उस समय जमाना था रामजी भैया, रेडियो में कभी कभी कार्यक्रम आते थे तो भोजपुरी संगीत का कार्यक्रम चलता था। तो उस समय टेप रिकॉर्ड चलता था। तो टेप रिकॉर्ड में कैसेट चलते थे। तो कैसेट मिलती थी तो कैसेट ले करके हम लोग खरीदते थे कि केकर अच्छी बिरहा बजाते देखल जाए। तो जैसे रामदेव जी की कैसेट, बुल्लू चचा की कैसेट और हीरा चचा की तमाम कैसेट हम लोगों के घर में थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था आवाज में हीरा चचा की आवाज। और
बुल्लू चचा जब नक्की दबा के कोई चीज बोलते थे वो भी बहुत बढ़िया लगता था। उन्होंने तो कभी जैसे प्राणों नहीं कहा है, जवानों नहीं कहा, जवानों, और इसी नकियाती हुई आवाज में अनुस्वार वो निकलता ही नहीं था उनके यहाँ, लेकिन वो जो ताकत थी उस उनके गाने की जी। अद्भुत थी, वो अद्भुत थी। जी जी इसी तरीके से रामदेव जी का जो पहली लाइन आलाप लेने के बाद जब वो भूमिका बोलते थे जी तभी पता चल जाता था कि अब किस लेवल पर लेके हाँ जाएंगे। जी 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 जमाने की दीवार सदा टूटती है, मोहब्बत की मदहोश मदहोश पानी पानी के आगे है? जवानी न होती है बस में किसी की, खुदा भी खुदा झुका भी है। झुका है जवानी के आगे। तो यहीं से जो शुरुआत करते थे और उसके बाद जब वो चलते थे पूरा अपने आधा घंटा, जी लगता था कि थमना नहीं है, एक एक चीज तय है कि कब किस लेंथ पर कैसे जाएगी, कब करुणा आती है तो आवाज को कितने भारीपन के साथ उठाना है, कब जो है ओ जाता है तो कब राम जी उसको भैया, उड़ाना है। ये लोग पुराने कलाकारों में इन लोगों का एक अलग ही जो गाने बजाने का ढंग है ना, वो अब आज के जो गायक जो हैं इन लोगों में अब वो चीज नहीं मिल पाती है और न मिलने वाली है। और न अब हमको वो रामदेव की आवाज मिलेगी, न बुल्लू की आवाज मिलेगी, न हैदर जी की आवाज मिलेगी, कैलाश चचा की आवाज मिलेगी, हीरा चचा की आवाज, ये सब सुनने के लिए अब कभी मिलने वाली नहीं है और वैसा कोई कलाकार हो भी नहीं सकता है। अब आजकल बिरहा कहाँ है राम जी भैया, आप तो तमाम इंटरव्यू सबका ले रहे हैं, देख रहे हैं, हमने भी गाया है अपने बचपनों से। मैं तो बता दिया आपको कि मैं कम से कम तो 80 के दशक में 79-80 से मैं बिरहा के अंदर, तब मुझे सुर लेने के लिए भी नहीं आता था मुझे स्वर क्या होता है। तो बाद में मुझे ये 84 में मंगल कवि जी मिले। मैं हीरा चचा को कहा कि आप, जब पिताजी बताते थे कि आपने मुझे कल करताल छुआ करके मेरा हल्फा झाड़ा है, मेरी जिंदगी को आपने बचाया है, तो हमार मन करत बा बिरहा सीखे के तो हम क्या अपन चेला बना ला। तो हीरा चचा ने कहा कि हम अब वही खुदे गुरु नाही कैले तो चेला के बना तो कैसे चेला बनाई। बोले तू एक काम करा, मंगल कवि जी को सिन्नी दे दा, उन्हीं के गुरु मान ला। अपनी पूरी थाती जितना उनके पास बुक थी, क्या उनके मन में आया मुझे पता नहीं, सारी बुक उन्होंने उठा करके मुझे दे दिया और बोले इनमें से जो भी गाना तो के अच्छा लगे वो गाना अपन तू सब उतार ला, अपने से उतार ला, ओके याद कर ला। तो क्या ये मुझे बताइए कि जो मंगल कवि के साथ आप जुड़े, हीरालाल जी ने आपको दीक्षित किया, हल्फा झारा, आप किस अखाड़े में गए, किस अखाड़े से आपको? रमन गुरु घराने से। जी हाँ, मैंने जाहिर सी बात है मंगल कवि को आपने गुरु मान लिया जी। उसके बाद फिर यहाँ रमन घराने के कौन कौन और गायक हैं जो बहुत सक्रिय हैं? यहाँ से यहाँ हम हमसे पहले राम जी भैया बड़े अच्छे अच्छे कलाकार थे, जैसे हमारे अखाड़े के अंदर विजय बहादुर यादव जिनको लोग विजयी खलीफा करके अक्सर। अच्छा, गाजीपुर वाले जो मर गए ना? नहीं नहीं वो हाँ, नहीं, हाँ। वो जौनपुर के हैं। अच्छा, हाँ, विजयी खलीफा करके बोलते हैं उनको। और इसके बाद हमारे अखाड़े के एक सीताराम यादव जी थे, वो भी मोछू जो, हाँ वो जो मलाड में रहते हाँ थे। मलाड, जी हाँ, जी 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 वो। और हमारे अखाड़े में बहुत पहले रामजस खलीफा थे। हाँ, ये लोग जब गाते थे तो मैं छोटा था, सुनता था मैं इन लोगों की। अच्छा, धीरे धीरे जब आपकी गाड़ी आगे बढ़ी तो पहले मैंने कितने बिरहे आप गा चुके हैं और कितने ऐसे बिरहे हैं जो उपलब्ध हैं सोशल मीडिया पर? बिरहा तो बहुत गाया, जगह जगह पे गया हूँ राम जी भैया, और सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो चल ही रहा है, ऐसा कुछ ये नहीं है। और हम बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचे कि, अब मेरे दिमाग में यही आता था कि अगर जो चीज़ मैं अभी कोई गा देता हूँ या रिकॉर्ड कर देता हूँ और वो पब्लिक के बीच में पहुंच जा रही, तो फिर मंच के कार्यक्रम में अगर मैं वही चीज़ गाऊंगा तो फिर लोग बोलेंगे अरे यार ये तो हम सुन ले, कहा है कि अच्छा वही चीज या गाना। हाँ, तो एक इसलिए बार मैं ज्यादा करके मैं रिकॉर्डिंग करता नहीं एक था। बार बाला राजभर
से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि रिकॉर्डिंग हम लोग इसीलिए नहीं कराते थे कि अगर यहाँ रिकॉर्डिंग करा लिए और अगली जगह गाएंगे तो लोग कहें अरे वो कैसेटवा वाला तो है ये है। वही वही चीज और होती है। बिरहा के बहुत सारे लोगों ने बिरहा की रिकॉर्डिंग नहीं कराई। पंधारी दादा की एक भी रिकॉर्डिंग नहीं है। जी नहीं। संयोग से दूसरे लोगों की हैदर अली और राम कैलाश जी की है जी। लेकिन अभी जैसे बिरहा में जो रिकॉर्डिंग जिनकी है या जो सोशल मीडिया पर बहुत है वो गायकी का वैभव वहाँ नहीं समझ में आता। जैसे ये नहीं लगता कि अंदाज है यार ये फलाने का अंदाज है, वो बकचोदई करते हैं। गाना डिरेल हो गया, बिरहा डिरेल हो गया, गिर गया रास्ते से, पटरी छोड़ दिया उसने। जी। आपने पटरी छोड़ते हुए कभी अपने आप को पाया? नहीं, अभी हम तो पटरी को छोड़ा नहीं हुआ और न तो जहाँ तक मेरा सवाल है मैं ये भी सोचता हूँ कि मैं बिरहा से ही मैंने अपनी एक पहचान बनाया। अच्छा। पिताजी तो पहलवानी में अपनी पहचान बनाए और अपने बोली भाषा में कॉमेंट्री करते थे, कुश्ती लड़ाते थे, रेफरी थे, सब कुछ थे, उनके अंदर होना था, उनका काफ़ी नाम हो गया। तो कम से कम बिरहा से एक मेरी पहचान बनी, समाज में लोग मुझे जानने लगे, तमाम कलाकार मुझे जानने लगे, अच्छी उपलब्धियां मुझे मिलने लगी। तो मैंने कलाकारों का सम्मान देना चालू कर दिया कि भाई ये सब हमारा बिरहा एक परिवार है, इन लोगों को मिला करके रहो, सबके साथ में रहो। किन सामाजिक मुद्दों को आपने अपने बिरहा में गाने का प्रयास किया? अब सामाजिक मुद्दे तो बहुत से हैं और उसे अपने अपने ढंग से हम लोग परोसते हैं और अपने अपने ढंग से हम लोग उसको सुनाते हैं और कोई ऐसी बुराइयां न हो बिरहा के अंदर को उसको संभालते हुए हम अपनी बिरहा को हम लोग गाते होते हैं कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आगे चल के हो और न तो समाज में उसका दुष्परिणाम कोई पड़े। ज़्यादातर आजकल जो प्रवृत्तियां बिरहा में आई हैं, एक तो यह है कि अति धार्मिकता, इतना ज़्यादा धार्मिक हो गए हैं बिरहा गाने वाले कि कई बार तो बहुत घृणा होती है उससे कि क्या गा रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, बिरहा नहीं गाते हैं वो। और दूसरी चीज़ अश्लील फप्तियाँ, बातें, मजाक करना जिससे लोगों को हंसी आए, लोग उनको कुछ पैसे वैसे दे दें, इस तरह की प्रवृत्तियाँ आई हैं। और एक भयानक प्रवृत्ति यह आई है कि जैसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा वह अपने आप को बड़बोलेपन का इतना ज़्यादा वो ले आके इतना बड़बोला हो गया है कि जैसे लगता है कि सारी चीज़ें वहीं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि से कोई बिरहा को लेकर लोगों की शंकाएं बढ़ गई हैं। एक और चीज़ जो मुझे समझ में आई कि पुराने जो गायक हैं जिनकी आवाज़ थोड़ा बहुत बची हुई है, लेकिन नए गायकों के मुकाबले वो अपने आप को बिरहा के कारण से फिर से स्थापित करना चाहते हैं, वो स्थापित नहीं कर पाते। कहते हैं कि लोग वो सुनना नहीं चाहते। लोग क्या सुनना, आप तो एक परफॉर्मर के तौर पर जाते हैं जगहों पर, अलग अलग जगहों पर, तो लोग क्या सुनना पसंद करते हैं? आपको क्या लगता है कि लोगों की रुचियों के हिसाब से आप गाते हैं या आप अपने जिद पे कि मैं एक बड़ा बिरहिया हूँ तो मैं अपने हिसाब से गाऊंगा, क्या गाते हैं आप? राम जी भी ऐसा है कि मैं कभी अपने को बड़ा बिरहिया समझा भी नहीं और मैं ये सोचता हूँ कि लोग जो दर्शक हमारे सामने बैठे रहते हैं उनका भाव मैं परखना चाहता हूँ कि क्या इनका मन, इनका मिजाज क्या है, किस चीज़ की, ये खाली धुने तर्ज वाले मिजाज के हैं या दुनिया भर का बरगल चीज ही सुनने के मिजाज के हैं। तो हम लोगों को थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है। तो फिर भी ये नहीं कि सब बरगल ही सुनने वाले हैं, सब अश्लीलता ही सुनने वाले हैं, सब समाज में बहुत भी अच्छे लोग हैं। अब हम तो कभी भी गाते हैं तो जो बिरहा में जो धुन लिखी है उस धुन के साथ साथ और जो भाव होता है, चाहे वो भक्ति लाइन का भाव हो, चाहे और भी करुण भाव हो, चाहे कोई कांड हो या वीर रस का भाव हो, तो वो सब चीज़ को हम लोग उस ढंग से दर्शाते हैं कि कम से कम सामने वालों को लगे कि यार फला आदमी आया था, ये इतना बढ़िया बिरहा गा के गया, बिरहा इससे हो के चाहिए। तो वो हिसाब से हम
गाते हैं, और हम तो अश्लील जल्दी गाना पसंद करते नहीं और ना हम जल्दी गाते हैं, मेरा आज तक रिकॉर्ड है। तो एक बात बताइए मुझे कि बम्बई भी एक बड़ा बिरहा का मार्केट है, यहाँ लगातार कार्यक्रम होते हैं या नहीं होते? नहीं, कार्यक्रम बहुत होते थे। अच्छा। कार्यक्रम तो इतना होता था कि गाने वाले को फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन अब क्या है, जैसे दुनिया भर के सब मोबाइल आ गया, यूट्यूब चैनल आ गया, और सब जितने भी कलाकार हैं, नया नया कोई कांड हो गया तो तुरंत उसको रिकॉर्डिंग कर दे रहे हैं और रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल पे डाल दे रहे हैं, और लेकिन कोई विजन है उसका कोई मायने नहीं रहता साहब। जैसे मुझे लगता मैं तो है नहीं कि समझता हूँ उसमें। एक तरफा उन्होंने घटना को बना के गा दिया अपने तरीके से और उसका कोई मतलब नहीं। घटना तो हम उसको टेलीविजन पे देख रहे हैं, समाचार पत्रों में वही पढ़ ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसी को तुम गा रहे हो, तो उसका मायने क्या रखा? अभी उसमें आप कोई नई चीज तो है नहीं। अभी आप किस तरह की चीजें कर रहे हैं, बिरहा में कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या योजनाएं हैं आपकी? मैं तो यही सोचता हूँ कि हमारा जो बिरहा परिवार है, जो हमारे बिरहा से जितने भी कलाकार जुड़े हैं, कवि लोग जुड़े हैं, उनको मैं सबको, ये मुंबई एक महानगरी है, इसमें मैं जो ये हमारी विधा लुप्त हो रही है, इसको लुप्त न होने दे, हमारे आने वाली भी जो पीढ़ी है वो भी समझे कि हमारे बाप दादा और हमारे चाचा काका लोगों ने ऐसी विधा थी बिरहा की, इन लोगों ने बिरहा गाया है, इसमें कहानी कोई कहानी का रूप दे करके इसको गा करके बताया है, तो अच्छा लग रहा है। हम इस परंपरा को सुचारू रूप से चलाने की प्रक्रिया में अपने दिमाग में लेकर के मैं सबको, कलाकारों को एकत्रित करके, मैं उसी में अपने कलाकारों को मैं अपने तरफ से सम्मान भी देना शुरू कर दिया हूँ। तो सम्मान भी दे रहा हूँ थोड़ा 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 करके, तो कलाकारों का मनोबल बढ़ता है। अच्छा। और धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं वो अच्छा परफॉर्मेंस करने के बारे में भी सोचते हैं। हम तो यही कहते हैं कि भैया बहुत ज़्यादा अश्लील न हो तो अच्छी बात है। और क्यों राम जी भैया, आज के ज़माने में लेडीज इतनी हो गई हैं, लड़कियां इतनी हो गई हैं, अब हम उनके बारे में कुछ कहेंगे तो अच्छा नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं, और उन्होंने एक जैसे कि एक पेशा बना लिया है कि स्टेज पर शुरुआत हुई कि कोनो धुन हो गई तो बस कमर हिलाना चालू कर दे, नाचना चालू कर दे। तो बिरहा में तो ये सब नहीं था। मैंने न बुल्लू चचा को कभी देखा, न हीरा चचा को देखा। हीरा चचा तो अपने ज़माने में खाली करताल, उनकी कलाई तक नहीं हिलती थी, और इतने सुंदर से गाते गए सब कुछ। तो क्या उनका मान सम्मान नहीं था? उनका नहीं था। हीरा चचा तो पद्मश्री का सम्मान मिल गया उनको, क्या यही नाचने कूदने से मिला उनको? आमतौर पर महिलाओं को लोग ये दोष देते हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि एक ऐसे ताली बजाइए जरा, एक ही हाथ से ताली बजाइए। नहीं 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 बजेगी। हैं? उससे दोनों हाथ लगेगा ना जी तो एक तरफा मामला तो नहीं हो सकता। जी अगर समाज में छिनरे हैं जी तो महिलाएं उसका फायदा उठा लेंगी। जी अगर समाज में छिनरे हैं तो महिलाएं उसका फायदा उठा लेंगे और छिनरे उसको वो जस्टिफाई भी कर लेंगे। हाँ हाँ। और वो उनको दोष भी दे देंगे। मैं लगातार देखता हूं कि भाई आप सुनते क्यों हैं उनको बुला, आप क्यों नहीं रोकते हैं 10 लोग मिलके कि ये गलत बात है नाचना? आप क्यों खुद नाचने लगते हैं? आप क्यों पैसा देने लगते हैं नाचने पर? तो मूल चीज तो वहां है ना, और आप दोष किसी और को दे रहे हैं तो ठीक तो नहीं है। मुझे लगता है कि एक बिरहा में जो एक नियंत्रण करने वाली ताकत होनी चाहिए। कमेटियों में पहले ऐसा होता था, बनारस में कमेटी बनती थी और उसमें ये होता था कि अगर आपने अश्लील शब्द बोल दिया तो आपको मैंने दंड लगाया जाता था कि अब आपके साथ कोई गाएगा नहीं। तमाम तरह की चीजें, मेरे पास पूरा रजिस्टर है उनका, 80 से लेके 95 तक पूरा रजिस्टर, 15 साल का रजिस्टर है। उसमें एक एक चीज है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोला, कहाँ किसने क्या क्या कहा, किसको बंद किया गया, किसको खोला गया, वगैरह वगैरह। तो लेकिन ये नहीं है, जबकि किसी कला का महत्व तो इसी बात में होगा कि उसमें कुछ ऐसे लोग हों जिनको कहा जाए कि वो बुजुर्ग हैं और वो उनकी इतनी ताकत है कि अगर वो डांट देंगे
तो किसी की मजाल है कि वो उल्टा पुल्टा कुछ बोल के चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं रह गया है। हर व्यक्ति जो है अपना पीछा छुड़ा ले रहा है, तो इसलिए गड़बड़ है। बहरहाल आपको बहुत बहुत शुभकामना। आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलुओं को हमने जाना। आपसे बीच में कभी और भी बातचीत होगी, नए अनुभवों को आप और शामिल साझा करेंगे। हम भी देखेंगे कि आपकी जो बातचीत है वो लोगों को किस तरीके से प्रभावित करती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं चाहूँगा कि आप कुछ गाइए। सेवा करबन सरवन कुमार बबुआ, तब होबा माई बाबू से उधार बबुआ, तब होबा माई बाबू से उधार बबुआ। 9 महीना माई अपने गोद में जोगवली, हर 9 महीना माई अपने पेट में जोगवली। तोहे जन्मावे बदे दुखवा उठवली, 10वें में ले हला अवतार बबुआ, तब होबा माई बाबू से उधार बबुआ, तब होबा माई बाबू से उधार बबुआ। औकात से बढ़ के बात कबहू ना बोले के चाहिए, औकात से बढ़ के बात कबहू ना बोले के चाहिए, बोले के चाहिए हो बोले के चाहिए, औकात से बढ़ के बात कबहू ना बोले के चाहिए। घर नीक न लगे झरोखा बिन खोलल भी जरूरी हो, लेकिन घर नीक न लगे झरोखा बिन खोलल भी जरूरी हो, लेकिन चल जाए काम, चल जाए काम जितने में उतने खोले के चाहिए। औकात से बढ़ के बात कबहू ना बोले के चाहिए। छोले के चाहे जवन छोला, छोलले पियाज बोकले होला, तो नुकसान न हो, नुकसान न हो सामान की उतने छोले के चाहिए। औकात से बढ़ के बात कबहू ना बोले के चाहिए।